हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में एमसीक्यू आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट एग्जाम की। आज का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, गर्भधारण के कितने दिन के बाद सामान्यतः शिशु का जन्म होता है। तो सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 40 सप्ताह या 200। देखो कहीं पर जानते हो क्या होता है, ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। अगर दिन में दिया होता है तो जनरली 280 दिन, ठीक है, या 227 दिन। और देखो ऑप्शन डिपेंडेंट है, कहीं अगर आपको 270 दिख रहा है तो ऑप्शन दिन में दिया होगा तो इसको सही करना। ठीक है, 270 वाला। और अगर मान लो से मैं बता रहा हूँ 30 जैसे 9 महीने का गर्भ होता है तो 9 × 30 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 270 निकल के आता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर कोई महीना हमारा 1 या 2 दिन जो हमारा महीना होता है वो 31 दिन का तो भी होता है साहब। तो अगर मान लो 5 महीने 31 दिन के हो गए तो इसमें 5 महीने बढ़ा दीजिएगा, 275 हो जाएगा ना। लेकिन कहीं कहीं पर 270 अगर ऑप्शन दिया तो उसको सही करिएगा, और अगर 270 नहीं दिया है, अगर 280 दिया है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, अगर हफ्ता की बात करेगा तो सभी देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भधारण का आत्मगत लक्षण क्या है। आत्मगत मतलब अपने में। तो जब कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसका क्या होता है, मासिक स्राव का न होना, यानी कि पीरियड्स जो हमारा माहवारी होता है वो बंद हो जाता है। जी मत लाना, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। सुस्ती और नींद आती है। ये हमारे गर्भाधारण के यानी कि जो गर्भधारण होता है उसके लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नियमित मासिक स्राव की तिथि से कितने दिन के ऊपर हो जाए और मासिक स्राव न आए तो इस स्थिति में गर्भधारण की संभावना रहती है। क्वेश्चन पढ़िएगा, नियमित मासिक स्राव की तिथि से कितने दिन ऊपर हो जाएं और मासिक स्राव न आए तो इस स्थिति में गर्भधारण की संभावना रहती है कितने दिन बाद। तो हमारा 10 दिन बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मान लो 8 तारीख को पीरियड्स आना था कि नहीं हुआ माहवारी, और वो माहवारी 5 तारीख के बजाय 15 तारीख को हो गई, नहीं हुई, तो क्या होगा, क्या आपका गर्भधारण हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जी मिचलाना सामान्यतः गर्भधारण के किस माह में प्रारंभ होता है, यानी कि मॉर्निंग जो सीकनेस होती है ये कब देखने को मिलती है। तो ये जो मॉर्निंग सीकनेस होती है, जो हमारा गर्भधारण होता है उसके जो प्रथम माह होता है, यानी कि फर्स्ट मंथ में मॉर्निंग सीकनेस देखने को मिलती है। तो जी मिचलाना इनकी मॉर्निंग में जो हल्का, मॉर्निंग कहने का मतलब ये है 4, 5 या 6 बजे तक हल्की उल्टी सी लगती है तो उसे हम मॉर्निंग सीकनेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मॉर्निंग मतलब होता है मॉर्निंग में उल्टी आना, ठीक है, वॉमिटिंग होना या जी मत लाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मगत लक्षण नहीं है। आत्मगत लक्षण नहीं है तो देखो, मूत्र विसर्जन की अधिकता ये होता है। मुंह में लार का अधिक आना ये भी सही है। मूत्र की जांच करना ये नहीं है। जी मत लाना ये सही है। अभी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो मूत्र की जांच करना ये लक्षण नहीं होता है, बाकी हमारे 3 लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भधारण के परीक्षाजन्य लक्षण कौन से होते हैं। कौन से लक्षण, कौन से लक्षण, लक्षण कौन से हैं, गर्भधारण के परीक्षाजन्य लक्षण कौन से हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो पेट में हरकत का अनुभव होना, ये नहीं होते भाई। भोजन के प्रति अरुचि, ये भी नहीं होती। योनि स्राव की अधिकता, ये भी नहीं होती। तो यहाँ पर रक्त और मूत्र की परीक्षण, यानी परीक्षण करना, टेस्ट करना। तो टेस्ट किसका होता है, रक्त और अर्किन की, आपके ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परीक्षण मतलब टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे में आनुवंशिक बीमारी का वाहक कौन होता है। देखो जो बच्चे में, एक मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है। ये हमारी क्या होती है, आनुवंशिक बीमारी होती है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीमोफीलिया बीमारी होती है इसका जो वाहक कौन होता है, माता या पिता। तो
हीमोफीलिया जो बीमारी होती है उसका जो वाहक होती है वो माता होती है, यानी कि माता के थ्रू बच्चे में होता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि बच्चे में अनुवांशिक बीमारी जो होती है उसका वाहक कौन होता है, उसका कैरियर कौन होता है। तो जो कैरियर होता है वो हमारा माता जी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। माता के द्वारा बच्चे में फैलता है, वो हमारी अनुवांशिक बीमारी होती है हीमोफीलिया। और विश्व हीमोफीलिया मनाते कब हैं? 17 अप्रैल को मनाते हैं। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं। ठीक है। चिकित्सक दिवस क्यों मनाते हैं? 11 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट से कौन सा रोग माता से शिशु में स्थानांतरित हो सकता है? माता से शिशु में संसारित कौन सा रोग माता में शिशु से स्थानांतरित हो सकता है? भाई टीबी अगर माता को होगी तो बच्चे को हो जाएगी, अगर एड्स है तो बच्चे को भी हो सकता है, मिर्गी आ रही है तो भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सारे हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है गर्भावस्था में कौन से टीके लगवाने चाहिए? गर्भावस्था में कौन से टीके लगवाने चाहिए? तो यहाँ देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, टिटनेस यानी टीटी का टीका लगता है, सही है। आयरन का टीका, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन ये होगा कि विटामिन का टीका, आयरन का टीका, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लगवाने चाहिए। लगवाना होता तो ठीक है, लगवाने मतलब बहुत सारे हो गए, लगवाना मतलब एक हो गया। तो यहाँ पर लगवाने चाहिए तो आयरन का, देखो इस क्वेश्चन जो बुक में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था तो इसमें लिखा था ए सभी, लेकिन मेरे हिसाब से टेटनस टॉक्साइड का जो टीका होता है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये मान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गर्भावस्था में दांतों से संबंधित समस्या किसकी कमी के कारण होती है? सभी को पहले पता है कि जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो जो हमारे दांत होते हैं या हड्डियां होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, वो टूटने लगती हैं, वो खोखली हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? गर्भावस्था में दांतों से संबंधित समस्या किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की समस्या। अच्छा ये बताओ, जो महिलाएं होती हैं गर्भावस्था में, अब यहाँ पर गर्भावस्था क्यों बोला गया है भाई? या नॉर्मल बोल देते, इसलिए बोला गया है कि गर्भावस्था के दौरान जो बच्चा पल रहा होता है माँ के गर्भ में, उसको वहाँ पर कैल्शियम की डिमांड चाहिए होती है, और महिला को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भोज्य पदार्थों से नहीं मिल रही है। तो उस दशा में क्या होगा? बच्चे के जो जो महिला का कैल्शियम होगा वो बच्चे के पास चला जाएगा, और कुछ जो अंश है महिला का, कहने का मतलब है महिला को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाए क्योंकि बच्चा क्या पल रहा है। तो इस दशा में उसके जो दांत होंगे, महिलाओं के दांत या हड्डी भंगुर हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भाई बच्चे को भी कैल्शियम चाहिए, मदर को भी चाहिए, लेकिन डिमांड क्या है? ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि मदर को भी चाहिए और बच्चे को भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाती है, तो माँ के जो दांत होते हैं या हड्डी होती है वो भंगुर हो जाती हैं। ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपनी स्वच्छता। भाई नियमित स्नान करेंगे, बिल्कुल बात सही है। दांतों की नियमित सफाई करके, ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे। वेशभूषा संबंधी सफाई, यानी कि जो कपड़े पहनेंगे, यानी कपड़े भी साफ सुथरा होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि ये सभी हमारे सारे फैक्टर काम करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन की प्राप्ति होती है जो गर्भावस्था में महिला तथा भ्रूण के लिए उपयोग होती है? सभी को पता है सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम मैं पता कितनी बार बता चुका हूँ, तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है, बच्चों में रिकेटस रोग होता है और वयस्कों में आपको ऑस्टियोमलेशिया रोग देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे गर्भावस्था में स्वास्थ्य रक्षा में शामिल किया जाता है? स्वास्थ्य रक्षा में शामिल किया जाता है। धूप तथा वायु का सेवन, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, शारीरिक क्रियाशीलता, ये भी बात सही है। ठीक है, उचित विश्राम और निद्रा की माता को सही प्रकार का विश्राम और निद्रा भी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन लगभग कितने घंटे की नींद अवश्य लेना चाहिए? जो हमारी गर्भवती महिलाएं बहनें होती हैं उनको लगभग दिन में 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए, शरीर को आराम देनी चाहिए और कुछ भी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा 8 से 10 घंटा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु में कौन सा तत्व पाया जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है
तो उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं भाई? इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, ठीक है, कैल्शियम भी होती है, विटामिन भी होती है, हाँ, और फास्फोरस भी होता है हल्का। सोडियम तो खैर माँ जब लवण ग्रहण करती है तो उसमें सोडियम मिलता है, खैर इसको नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण सब होते हैं। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कितने प्रोटीन अधिक लेना चाहिए? मैं बता चुका हूँ 10 ग्राम। कहीं भी एक क्वेश्चन पता नहीं कि भाई बार बार क्वेश्चन रिपीट कर आता है, तो आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन क्या, आपका समय है केवल और सिर्फ रिवीजन करने का। रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, ईमानदारी के साथ करिए। अब बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं 3-4 महीनों में। आपका एग्ज़ाम, मेरा तो आशा है कि 2-3 महीने में होगा, लेकिन आप लोग तैयारी रखें, क्योंकि अभी कुछ ना तो शॉर्टलिस्ट आया है ना कुछ हुआ है। तो आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए। एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार मत करिए, जब एग्ज़ाम होगा सही समय पे होगा, लेकिन आपकी तैयारी जो हो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 10 ग्राम। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से गर्भावस्था में कौन सा रोग हो जाता है? जो आयरन की कमी से, मैंने बताया कि जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो जो महिला होती है वो एनीमिक हो जाती है, यानी कि एनीमिया से पीड़ित होता है। और एनीमिया हमारा होता क्या है? शरीर में खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी क्या बोलते हैं? शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। कोरोना में एक वर्ड आया था हाइपोक्सिया, मुझे समझ नहीं आता था हाइपोक्सिया क्या है, तो मैंने गूगल किया था तो मुझे पता चला कि जो हाइपोक्सिया होती है, ये शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, देखना जो सेकेंड वेव हमारा कोरोना का आया था तो उसमें बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, तो वहीं पर हमारा हाइपोक्सिया, बार बार कह रहे थे हाइपोक्सिया हो गया आप, तो हमको समझ नहीं आता हाइपोक्सिया है क्या। तो हाइपोक्सिया होता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत क्या है भाई? विटामिन डी जो हमारा प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के समय कौन सा हार्मोन तीव्र गति से विकसित होता है? कौन सा हार्मोन तीव्र गति से विकसित होता है? देखो तो मैं बता दूं, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, ये अब जब थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो उसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है और प्रोलैक्टिन, तीनों हार्मोन एक्टिव होते हैं। लेकिन आपने जो नाम सुना होगा वो प्रोजेस्टेरोन का सुना होगा, लेकिन देखो यहाँ पर हो सकता है प्रोलैक्टिन का नाम ना सुना हो, लेकिन ये तीनों हार्मोन एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में लगातार मूत्र आने की समस्या किस माह में प्रारंभ हो जाती है? कौन से ट्रिमेस्टर में? तो कहीं कहीं पर अगर आपको ट्रिमेस्टर देगा तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में, अगर माह दे रहा है तो 4 से 5 महीने में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड ट्रिमेस्टर। यानी कि देखो गर्भावस्था को 3 ट्रिमेस्टर में बांटा गया है। पहला हमारा होता है 0 से 3, दूसरा होता है 3 से 6 और तीसरा होता है हमारा 6 से 9, यानी कि 3 ट्रिमेस्टर में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है, मूत्र आने की जो संभावना रहती है हमारे सेकेंड ट्रिमेस्टर में रहती है, यानी कि 3 से 6 में। तो 3 से 6 महीने कहने का मतलब है 4 से 5 माह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला की छाती में जलन की समस्या का निदान किस प्रकार से किया जाता है? गर्भवती महिला है और उसकी छाती में जलन हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे? तो देखो इसमें क्या है, कम वसा वाला भोजन करना चाहिए, यानी कि जिसमें फैट कम हो ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो क्या होगा, उसके फैट कम जमेगी। ठीक है, ऐसा याद है। मौसमी फलों का सेवन करें, यानी कि जो मौसमी फल होता है उनका सेवन करें। चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन ज़्यादा हो रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के मांसपेशियों में सामान्यतः ऐंठन की समस्या किस माह से प्रारंभ हो जाती है? किस माह से? गर्भवती महिला के मांसपेशियों में सामान्यतः ऐंठन की समस्या किस माह से प्रारंभ हो जाती है? देखो तुम्हें बता दूं, जब महिला सेकेंड ट्रिमेस्टर में होती है, देखो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो महिलाएं की होती हैं, ज़्यादातर जो महिलाओं को प्रॉब्लम होती है वो सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर में सॉरी होती हैं। जो हमारा सेकेंड ट्रिमेस्टर होता है उस महिलाओं को स्तनों में जलन, ठीक है, पैरों में सूजन और क्या है उनकी मांसपेशियों में सूजन, इस प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं वो सेकेंड ट्रिमेस्टर में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। 5वें महीने में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, अपस्फीति सिरे का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो हमारी अपस्फीति है उसका मतलब क्या होता है? उसे हम बोलते हैं पैरों में सूजन होना, उसे हम अपस्फीति बोलते हैं। देखो मैं बता दूं कैसे याद रखेंगे। स्फीति का जो मतलब होता है बिजली,
स्फीति का होता है बिजली, और बिजली क्या होती है, एकदम चमकती है, चमकने से मतलब क्या है, सूजन आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति वह माता के शरीर से करता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम की पड़ती है, आयरन की पड़ती है, ठीक है, विटामिन की पड़ती है, खनिज लवण की पड़ती है, वसा की पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की पड़ती है, सबकी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, कैल्शियम एवं आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यानी कि ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, सबकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे दो दिए हैं, कैल्शियम और आयरन, ये हमारे दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म के चरण के अंतर्गत बीजावस्था की अवधि गर्भधारण से कितने सप्ताह तक की होती है। जो हमारी बीजावस्था की जो अवधि होती है वो कितने दिन तक होती है, तो वो जो हमारी अवधि होती है वो हमारी 14 दिन तक यानी कि 2 सप्ताह तक रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीसरे महीने से जन्म की पूर्व तक की अवस्था कहलाती है। तीसरे महीने से जन्म के पूर्व तक की अवस्था क्या बोलती है। देखो कितना गजब पूछ लिया, कितना जो हमारी होती है अवस्था उसे क्या बोलते हैं, उसे हम भ्रूण चरण बोलते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था कि मैंने आपसे बार बार ये बता रहा हूँ कि भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है, भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है। तो जब बच्चा हमारा माँ के पेट में 3 महीने तक होता है तो उसे हम भ्रूण बोलते हैं, और जब बच्चा 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर 3 महीने से जन्म की पूर्व बात किया गया है। 3 महीने से जन्म के पूर्व तक की जो अवस्था कहलाती है, तीसरे महीने से जन्म के पूर्व जो हमारा होता है वो भ्रूण चरण कहलाता है। तो यहाँ पर भ्रूण और गर्भ में आप अंतर कीजिएगा, यहाँ पर भ्रूण चरण हो करना कि भ्रूणावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्यतः जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है। शिशु का जो औसत भार होता है वो कितना होता है। जनरली तो हम लोग क्या जानते हैं, 2.5 से 3.5 किलोग्राम या 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर पाउंड की बात कर दिया है तो यहाँ पर 9 से लेकर 9.5 पाउंड तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 से लेकर 9.5 पाउंड तक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की अधिक ऊर्जा होती है। 300 ऑप्शन देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप 300 लगाइएगा, यहाँ 200 मत करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 300 कैलोरी की अतिरिक्त ऊर्जा होती है। कितनी, 300 कैलोरी की। ICMR के अनुसार, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च यानी कि आपका जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान है, जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है, उसमें कहा गया है जो गर्भवती महिला होती है उसको 300 किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु लगभग कितने ग्राम कैल्शियम जन्म से ही पूर्व ग्रहण कर लेता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 40 ग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ए का स्रोत कौन सा है। तो जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। पहली बात तो यहाँ देखो हम सभी लोग जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ये मिलता कहाँ से, पीले फलों से, जैसे गाजर हो गया, आम होगा, पपीता हो गया, इनसे मिलता है। कद्दू हो गया, लेकिन यहाँ पे कद्दू नहीं है, ना तो आम है, ना तो पपीता है, ना तो गाजर है। तो क्या लगाएंगे हम, हरी पत्तेदार सब्जियां लगाएंगे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और विटामिन ए की कमी से होता क्या है, हमको रतौंधी होती है, शाम के समय दिखता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली माता को सामान्यतः कितने ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो लगभग 2 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसव क्रिया निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होती है। जो हमारी प्रसव होती है वो प्रक्रिया किसके लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रसूता के लिए, बी है नवजात शिशु के लिए, सी हमारा प्रसूता एवं नवजात शिशु के लिए, एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसूता एवं नवजात शिशु के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसव क्रिया कितने प्राणियों से संबंधित है। जो प्रसव क्रिया है ये कितने प्राणियों से संबंधित है, यानी कि कितने लोगों से संबंधित है। तो ये हमारी 2 लोगों से संबंधित है। ठीक है, कितने लोगों से, ये हमारी 2 लोगों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द, देखो आप याद रखिए प्रसव क्रिया जो कितने
प्रसव क्रिया कितने प्राणों समझ, एक मदर समझ लीजिए और एक बच्चा समझ लीजिए, ये हम आप लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रसव का अर्थ क्या है? प्रसव का अर्थ क्या होता है? बच्चों को सुरक्षित जन्म देना। बच्चे को सुरक्षित जन्म देना ही प्रसव कहलाता है, लेबर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बात होती है, ऑप्शन देख के आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संतान प्राप्ति के लिए माता पिता को किस प्रकार तैयार रहना चाहिए? किस प्रकार? जो संतान प्राप्ति के लिए जो पेरेंट्स होते हैं, जो दंपत्ति होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य सही हो, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य सही हो, संवेगात्मक विकास हो, समाज में कैसा व्यवहार, ये सब सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए माता पिता को मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक यानी कि सभी प्रकार के स्वास्थ्य रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था का समय होता है। गर्भावस्था का समय होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी पता है 9 माह होता है। 9 माह या 280 दिन या 270 दिन, जैसा आपको क्वेश्चन का ऑप्शन दिया होगा वैसे आप टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसव प्रक्रिया में प्रसव की कौन सी अवस्था होती है? प्रसव प्रक्रिया में प्रसव की कौन सी अवस्था होती है? तो देखो, योनि का मार्ग, देखो प्रसव की 3 प्रक्रिया होती हैं। एक होता है, पहला होता है विस्तारण, फिर दूसरा होता है निष्कासन और तीसरा हमारा होता है संपूर्ण निष्कासन। 3 प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ देखिए, पहले योनि का विस्तारण होगा, फिर हमारा होगा शिशु का निष्कासन होगा, फिर हमारा होगा गर्भशायी व्यय पदार्थ का निष्कासन, यानी कि जो हमारे व्यय पदार्थ होते हैं, यानी कि बेकार वाले पदार्थ का निष्कासन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सभी हो जाएगा। मैंने बता दिया 3 होते हैं, विस्तारण, निष्कासन और संपूर्ण निष्कासन। 3 प्रकार के हमारे चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रसव में माँ तथा शिशु को अधिक कठिनाई का अनुभव होता है? किस प्रकार के प्रसव में माँ तथा शिशु को अधिक कठिनाई का अनुभव करता है? किस प्रकार के? किस प्रकार के भाई साहब, किस प्रकार के? तो किस प्रकार के नहीं होता है, कठिनाई का अनुभव नहीं होता है? क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। सामान्य या स्वाभाविक जो प्रसव होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो, जब नॉर्मल डिलीवरी होगी, एकदम अच्छी डिलीवरी होगी, तो उसमें ना तो बच्चा परेशान होगा और ना तो परेशान होगी, वही पूछा गया है, कठिनाई नहीं होती। तो जब सामान्य और स्वाभाविक प्रसव होगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बच्चे और माँ को दिक्कत नहीं होगी। उल्टा प्रसव होगा, दिक्कत होगी। औजारों उपकरणों द्वारा प्रसव, यानी कि ऑपरेशन द्वारा, सिजेरियन द्वारा, तभी दिक्कत होगी। ऑपरेशन द्वारा तभी दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है, सामान्य और स्वाभाविक जो प्रसव होता है उसमें ना तो मदर को दिक्कत होती है, ना बच्चे को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, औजारों द्वारा प्रसव किन परिस्थितियों में किया जाता है? जो हमारे औजार होते, टूल्स होते हैं, उनके परिस्थितियों में किया जाता है। गर्भस्थ शिशु को कमजोर होने पर, यानी कि अगर बच्चा कमजोर है तब भी हम टूल्स का उपयोग करते हैं। योनि मार्ग का छोटा होने पर, यह भी बात सही है। गर्भशायी संकुचन का कम होना, कि जो फैलाव होता है कम होता तब भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर कहा गया है अत्यधिक संवर्धन का लगना, बिल्कुल बात सही है। प्रसूता तथा शिशु के ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल भी सही है। गर्भाशय को अपने सामान्य आकार में कम समय लगना, सामान्य आकार में कम समय लगना, ये गलत होगा। प्रसूता को अधिक आराम की आवश्यकता होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देख लीजिए, यह नहीं होता है। बाकी हमारे तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, प्रसव के लिए किन तैयारियों का होना आवश्यक है? प्रसव के लिए किन तैयारियों का होना आवश्यक है? तो देख लीजिए, आर्थिक व्यय संबंधी, यानी कि जब महिला का प्रसव हो तो आपके घर में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए भैया, उसकी फैसिलिटी लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवा लेना है, यानी कि आपके पास पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थान का निर्धारण, कि आपको पता होना चाहिए कि महिला का अगर प्रसव होना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम फलाने डॉक्टर ले जाएंगे, यानी कि उस डॉक्टर के पास जाएंगे, उस हॉस्पिटल को जाएंगे, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। योग चिकित्सक, यानी कि आप जहाँ पर ले जा रहे हैं वहाँ पर अच्छे वेल सर्टिफाइड मेडिकल वाले डॉक्टर होने चाहिए, यानी कि सभी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सामान्य प्रसव करने के लिए किसका होना आवश्यक है? सामान्य प्रसव होने के लिए किसका आवश्यक होना है? तो भाई देखो, सामान्य प्रसव कौन कराएगा? महिला चिकित्सक होगी, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षित नर्स होगी, प्रशिक्षित दाई माँ होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सभी का होना आवश्यक होता है सामान्य प्रसव के लिए, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसव के कितने बाद
प्रसूता के पेट के बल लेटना चाहिए? प्रसूता को कितने के दिन के बाद पेट के बल लेटना चाहिए? तो 1 हफ्ते बाद, यानी कि 7 दिन के बाद लेटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 7, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में गाँव में प्रसव के लिए किन केंद्रों की स्थापना की गई है? किन केंद्रों की स्थापना की गई है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हम बच्चे क्या डिलीवरी होती है, जो हमारी जननी प्रसूता गृह हैं, घर हैं, उनमें भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे की ए व बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। ए व बी द राइट आंसर। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, घर पर प्रसव कराते समय कौन से उपकरणों की उपलब्धता आवश्यक होती है? अगर महिला का घर पर प्रसव हो रहा है, घर पे प्रसव हो रहा है, घर पे डिलीवरी हो रही है, तो वहाँ पर क्या आवश्यक उपकरण होना चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन से साधन होने चाहिए? तो देखो, साबुन होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। सेफ्टी पिन भी होना चाहिए, सैनिटरी पैड भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारे सभी हो जाएंगे। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सैनिटरी पैड बिल्कुल भी मुफ्त है? पहला देश बना था। ऐसा कौन सा पहला देश है जहाँ पर सैनिटरी पैड बिल्कुल मुफ्त है महिलाओं या लड़कियों के लिए? नेक्स्ट मेरा है, घर पर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है, घर पर प्रसव कराते समय नर्स अथवा दाई को किन किन आवश्यक सामग्रियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए? किन सुनिश्चित कर लेना चाहिए? तो देखिए, डिटॉल या सेवलॉन बिल्कुल सही है। थर्मामीटर ए भी होना चाहिए। ड्रेसिंग की पट्टी ए भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन देखकर आप क्वेश्चन का आंसर जरूर टिक कर जाएंगे। बहुत कुछ लोग इतना परेशान है, कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा। भाई मैं बता दूं कि मैं तो आयोग में बैठा नहीं हूँ, ना मुझे इसकी जानकारी है। मैंने आरटीआई डाला था कि सर कितने टोटल फॉर्म पड़े हैं, और दूसरा कि यूपी SSSC मुख्य सेविका का शॉर्टलिस्ट कब होगा, लेकिन उधर से अभी तक मेरे आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं ऐसे अफवाह कैसे फैला दूं? मैं तो आयोग में नहीं हूं। जहां तक मुझे पता चलती है मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट करता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप परेशान मत होइए। जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम आराम से दे लेना, पहले अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी, ऐसा मौका, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट बार जो वैकेंसी आई थी 2005 में फाइनल हुई थी, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से पढ़ाई करिए। जब देखा, जब 4 महीने पढ़ डाले हैं तो 4 महीने और पढ़ डालेंगे, क्या दिक्कत है भाई? इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा पैसे वाली आपको सैलरी मिलेगी, तो आप देखिएगा 35-40 हज़ार जो स्टार्टिंग है, समझ ली कितना है, बहुत ज़्यादा सैलरी है। आपको एकदम राजा की नौकरी है, राजा नहीं सॉरी रानी की नौकरी है, तो आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है, परेशान होकर मत पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा निकल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक वास्तु सामग्री होती है? तो क्या होता है, बेबी सोप, भाई बेबी को नहलाएंगे, जैतून का तेल लगाकर उसको धूप में क्या है घुमाएंगे तो उसकी हड्डी मजबूत होंगी। वैसलीन व कैंची, वैसलीन भाई लगाएंगे कुछ दिक्कत हो, वैसलीन व कैंची। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी स्त्री को प्रसव के बाद लगभग कितने दिनों तक रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग रहता है? कितने दिन तक? तो 32 दिनों तक। 32 दिनों, ये क्वेश्चन आज हमको नया मिला है। किसी स्त्री को प्रसव के बाद लगभग कितने दिन तक रक्तस्राव रहता है, ब्लीडिंग रहती है? तो 32 दिनों तक रहती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव के बाद प्रसूता को संतुलित आहार के लिए अंतर्गत इनमें से क्या क्या देना चाहिए? क्या क्या देना चाहिए? भाई दूध भी पिए, मांस मछली अगर खा रही है तो भी खाए, केवल फल खाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द किस दिन व्यायाम के अंतर्गत प्रसूता को सीधे लेकर अपने घुटनों को मोड़े बिना पैरों को ऊपर उठाना चाहिए? किस दिन? तो ये हमारा होगा 12वें दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मातृ मृत्यु में से लगभग कितने प्रतिशत मृत्यु गंभीर गर्भपातों के कारण होती हैं? कितने परसेंट? तो लगभग 8%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में जो मातृ मृत्यु दर होती है सबसे ज़्यादा, वो अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हो जाती है। जब महिला की प्रसव होता है या डिलीवरी होती है तो उस दौरान क्या होता है, महिला के शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाता है। इसकी वजह से महिला की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो भारत में अधिकांश जो मौत होती है महिला की, वो अत्यधिक रक्तस्राव बहने की वजह से हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, लगभग 90% की 90% महिलाओं की मौत हो जाती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण गर्भ से संबंधित है? कौन सा कारण गर्भ से संबंधित है? तो पहला देखिए, महिला का एनीमिया रोग से पीड़ित होना, बिल्कुल बात सही है। आरएस तत्व यानी कि जो आरएस फैक्टर होता है, ठीक, आरएस फैक्टर होता है तो ए भी होता है, गर्भाशय में ट्यूमर वो भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट। गर्भपात मतलब अबॉर्शन हो जाता है, उनको गर्भपात हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सारे हमारे कारण होते हैं इसके गर्भपात के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब योनि से रक्त बहने के साथ साथ पेड़ों के निचले भाग में पीड़ा भी होती है तो यह किस प्रकार के गर्भपात का संकेत है? तो ये हमारा जो गर्भपात होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भयपूर्ण गर्भपात, बी हमारा अनिवार्य गर्भपात, सी हमारा पूर्ण गर्भपात एंड डी हमारा है अपूर्ण गर्भपात। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भयपूर्ण गर्भपात होगा। यानी कि आपको डर लगेगा कि हमारे दर्द क्यों हो रहा है, यानी कि सबके भय भय की चिंता रहेगी आपके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब अनिवार्य गर्भपात के समय अपरा यानी कि प्लेसेंटा का कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है तो क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। यानी कि पूरी तरह बच्चे का गर्भपात नहीं होता, महिला का गर्भपात नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से गर्भपात नहीं हुआ तो उसे हम अपूर्ण गर्भपात बोलते हैं। यानी कुछ भाग रह जाता है, यानी कि वो जो हमारी प्रक्रिया है वो अपूर्ण रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में गर्भपात कानून लाया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को आप गूगल करके इसके बारे में और भी पढ़िएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भारत में जो गर्भपात कानून लाया था ये किसने लाया था, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भ का चिकित्सीय का समापन अधिनियम 1971 को कब संशोधित किया गया? तो इसको संशोधन जो हुआ था ये 1972 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1972। ये देखो 72 तो सभी को पता होगा, लेकिन आपको डेट भी याद करना है। 1972 इसमें भी दिया है, 1972 इसमें भी दिया है, तो इसलिए आपको डेट याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1972 को ये संशोधित हुआ था, ठीक है। जिन लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस, ठीक है। देखते हैं वर्ष 2021 में संसद ने कितने सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति दे दी है? इसके लिए एमपीटी एक्ट में बदलाव किया गया है। जो हमारा ये था ये हमारा 20 सप्ताह का था। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।